अंत में मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक रहें। इससे मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीका ही आपको वहां तक लाया है जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीके पर चलते रहें। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके पर विचार करना उचित होगा, खास तौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच सचमुच अमीर व्यक्ति ने बताया है और जिसने हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया है। अब आगे आपकी मर्जी। आप जो अवधारणाएं सीखने वाले हैं वे सरल लेकिन समझदारी भरी है। वे वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कर देती है। मैं यह बात कैसे जानता हूं? मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग में हमें हर साल हजारों चिट्ठियां और ईमेल मिलते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि दौलत की हर फाइल ने किस तरह उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है। अगर आप उन्हें सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देंगी। हर खंड के अंत में आपको एक घोषणा और शारीरिक गतिविधि मिलेगी जो उसे आपके शरीर पर लंगर बनाकर जोड़ देगी। आपको इस दौलत की फाइल को आत्मसात करने के लिए कुछ कार्य भी करने होंगे जो हमने बताए हैं। यह अनिवार्य है कि आप हर फाइल को अपने जीवन में जितनी जल्दी संभव हो अमल में ले आएं, ताकि ज्ञान शरीर और मन के हर हिस्से तक पहुंचकर स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सके। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि दरअसल दो तरह की आदतें होती हैं, करने वाली आदतें और न करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे हैं आप में उसे न करने की आदत है। न करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जब आप पढ़ने से करने पर पहुंचते हैं तो यह एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। दौलत की फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खासतौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रा देखते रहते हैं ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल लेते हैं, लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको यह यकीनन मानना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अवचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है। इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना, मैंने यह नहीं कहा था कि वे पीड़ित हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूं कि लोग पीड़ित की भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ समय बाद ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह समझता हूं कि इस पुस्तक के किसी भी पाठक का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, आप ऐसे किसी व्यक्ति को करीब से जानते हो। चाहे जो हो, मेरी सलाह है कि आप इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ें। पीड़ित का संकेत नंबर 1, दोष मढ़ना। वे अमीर क्यों नहीं है? इस बात पर ज्यादातर पीड़ित
दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है। कम से कम इसमें पीड़ितों को मजा आता है। बहरहाल, यह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मजेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के लिए करीब रहने वाले लोग आसान निशाने बन जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे अपने अपलाइन या डाउनलाइन को दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं, और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई न कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में हो सकती है। पीड़ित का संकेत नंबर 2, खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मंड रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कह रहे हैं, पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, अगर आप कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। मेरे सेमिनारों में कुछ प्रतिभागी हमेशा मुझसे कहते हैं, आप जानते हैं हार्व, पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता हूं, आप कड़के हैं, ठीक है ना? वे आमतौर पर अपने पैरों की तरफ देखने लगते हैं और सीखें निपोर कर इस तरह का जवाब देते हैं, देखिए, इस वक्त मेरे सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं बीच में ही उनकी बात काट देता हूं, नहीं, यह इस वक्त की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है। आप हमेशा कड़के या इसके करीब रहे हैं, हाँ या नहीं? इस बिंदु पर वे आमतौर पर सहमति में सिर हिला देते हैं और वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब वे सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार यह एहसास हो गया है कि इस एक धारणा या विश्वास का उनके जीवन पर कितना विनाशक प्रभाव पड़ा है। जाहिर है वे कड़के हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। आप इस ज्ञान से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हो और वह आपसे कहे, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं, जैसे आपको आसमान से संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं, तुम कड़के हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पूछेगा, तुम्हें कैसे पता चला? फिर आप अपनी हथेली फैलाकर जवाब देते हैं, तुम और क्या जानना चाहते हो? परामर्श शुल्क $50 है। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूं। जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं, देखिए, पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता है। यह किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता है। अब भी यकीन नहीं है? प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखें। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ। टेलर आपकी ओर ऐसे देखेगी जैसे आप पागल खाने से भाग कर आए हो और सिर्फ एक शब्द चिल्लाएंगी, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूं और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं, आप कड़के हैं।
और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को मिटा नहीं लेंगे। पीड़ित का संकेत नंबर 3, शिकायत करना। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी। मैं ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूं जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपने जीवन की सही चीजों पर या अपने जीवन की गलत चीजों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीजें और ज्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र के कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीजें अपने समान चीजों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है जो भी चीज गलत हो सकती है वह उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं, जाहिर है मैं शिकायत करता हूं, देखिए तो सही मेरी जिंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं, नहीं, तुम शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी इतनी गड़बड़ है, अपना मुंह बंद रखो और यहां से दफा हो जाओ। यहां हम एक और काम की बात बता दें। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास न रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीजें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जहां तक संभव हो मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बात सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वे किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह बुरा है? ठहरिए तो सही, जरा सुनिए तो सही, मेरे साथ क्या हुआ। यहां मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं और मेरा वादा है कि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगले 7 दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत न करें, मुंह के शब्दों से ही नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले की कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगे। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती है, वे शिकायतों की गति से चलती है, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने हजारों लोगों को यह चुनौती दी है और इसके परिणामों से मैं स्वयं हैरान हूं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीजों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया है। अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाएं। ज्यादातर लोगों के मामले में तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुंचना ही अच्छी शुरुआत होगी। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये असफलता के तनाव को कम करती है। जरा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की जरूरत है? जवाब स्पष्ट है, जरूरत ही नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते और शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। अब आप दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से पढ़ें कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या आप इसका मतलब समझ गए? मैं इसे दोबारा कहता हूं। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके अलावा सुनेगा कौन? अरे, मेरी याट में एक खरोंच आ गई, इस पर लगभग हर व्यक्ति कहता है। किसे परवाह है? बहरहाल पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है? जवाब है दूसरों का ध्यान। क्या ध्यान इतना महत्वपूर्ण है? शर्त लगा लें, है। किसी न किसी तरह से लगभग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है, और जिस कारण लोग ध्यान के लिए जीते हैं वह यह है कि उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी है। यह वही गलती है
जो हम में से लगभग सभी ने की है। हमने ध्यान और प्रेम को गलती से एक समझ लिया है। मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप लगातार दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर हैं। आमतौर पर अंत में आप लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और उनसे प्रशंसा की भीख मांगते हैं। ध्यान चाहना एक समस्या भी है, क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों में मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप ज्यादा सफल बन जाएंगे। दूसरी बात, आप ज्यादा सुखी हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पा सकते हैं। अधिकांश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वे सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। वे अपने अहं की रोशनी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे तुम मेरे लिए जो करती हो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए संबंध दरअसल सामने वाले या दोनों के बारे में नहीं, बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। प्रेम और ध्यान को अलग अलग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति से बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। तब आपका पैमाना यह नहीं होगा कि वह आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा है, अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए पीड़ित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कभी अमीर न बन जाएं। यह फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते। कान खोलकर सुन लीजिए। हर बार, और मेरा मतलब है हर बार, जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते हैं, शिकायत करते हैं, तो आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। निश्चित रूप से यहां पर ज्यादा दयालु और नम्र शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता, लेकिन उसे छोड़िए। फिलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नम्र होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो आपको यह दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तब हम ज्यादा दयालु और नम्र हो सकते हैं, ठीक है ना? अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज का निर्माण करते हैं, और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान लें कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण करते हैं। घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहें, अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। नंबर 1, जब भी आप देखें कि आप दोष मढ़ रहे हैं, खुद को सही ठहरा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो हर बार अपनी तर्जनी उंगली अपने गले पर फेरें, ताकि आपको तत्काल याद आ जाए कि आप अपना वित्तीय गला काट रहे हैं। एक बार फिर, हालांकि खुद के गले पर उंगली फेरना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह दोष देकर, खुद को सही ठहराकर या शिकायत करके अपना बुरा करने से ज्यादा अजीब नहीं है। और अंततः यह क्रिया इन विनाशकारी आदतों को खत्म कर देगी। नंबर 2, एक डीब्रीफ करें। हर रात सोने से पहले एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह हुई और एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह नहीं हुई। फिर आगे बताए गए सवाल का जवाब लिख लें, मैंने किस तरह इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण किया। अगर दूसरे लोग शामिल हों तो खुद से पूछें, इनमें से प्रत्येक स्थिति का निर्माण करने में मेरी भूमिका क्या थी। यह अभ्यास आपको अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बनाएगा और उन रणनीतियों के बारे में जागरूक भी बनाएगा जो आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। दौलत की फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षित खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की संभावना कितनी होती है? अधिकतर लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपके इरादे की ताकत याद दिला दूं, अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक।
इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य है, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है, वे बस आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। मुझे मानना होगा कि मैं यह बात हमेशा नहीं जानता था। मेरे ख्याल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खेमों में रह चुका हूं। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूं और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ा था। लेकिन मैं इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि वह कार मेरी नहीं थी। दूसरी बात, वह डॉलर 4 क्वार्टर यानी सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप जानते हैं कि किसी वयस्क के लिए गैस डलवाने के बाद 4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा? पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाली वेंडिंग मशीन लूट कर आया हूं, और फिर अपना सिर हिलाकर हंसने लगा। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे वित्तीय निचले स्तरों में से एक था, और दुर्भाग्य से ऐसे अन्य प्रसंग भी हुए थे। जब मैंने अपनी स्थिति सुधारी तो मैं आरामदेह होने के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्तरां में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं सिर्फ चिकन का ऑर्डर दे सकता था। देखिए, चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप खुद चिकन ही खाना चाहते हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं, वे आमतौर पर खाने की चीजों का फैसला मीनू के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहां कीमतें लिखी रहती है। तुम आज रात क्या खाना चाहोगी प्रिय? मैं यह $7.95 वाली डिश लूंगी। देखते हैं कि यह क्या है। हैरानी, यह फिर से चिकन है, इस सप्ताह 19वीं बार। जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मीनू के नीचे की ओर लिखी डिशेज पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मध्यम वर्गीय डिक्शनरीज में सबसे प्रतिबंधित शब्द लिखे रहते हैं बाजार भाव पर, और उत्सुकता जगाने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछते हैं। पहली बात, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भाव आपके बजट से बाहर है। दूसरी बात, यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $49 है, तो वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा। जब यह सुनकर आप कहेंगे, देखो, न जाने क्यों आज रात मेरा मन चिकन खाने का हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के मामले में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मुझे मेनू में कीमतें देखने की जरूरत नहीं होती है। मैं वही खाता हूं जो मैं खाना चाहता हूं, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था तब मैं ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। हम अपने कोर्सों में एक सिद्धांत सिखाते हैं, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं है। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर। घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज्यादा बनना है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। 2 वित्तीय लक्ष्य लिख लें जो द्वयमता या गरीबी के बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाएं। जीतने के लिए खेलने के अपने 2 लक्ष्य लिख लें। नंबर 1 वार्षिक आय, नंबर 2 नेटवर्थ यानी कुल संपत्तियां। इन लक्ष्यों को यथार्थवादी समय सीमा में हासिल होने योग्य बनाएं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपको सितारों पर निशाना साधना है। दूसरा, किसी बेहतरीन रेस्तरां में जाकर बाजार भाव पर डिश का ऑर्डर दें, बिना उसका भाव पूछे। पुनश्च चिकन नहीं चलेगा। दौलत की फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हों। वे कहेंगे,
जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती है जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या है। आगे सुने कि इस बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं। क्या आपको इनमें से किसी में अपने विचार दिख रहे हैं? अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गंवा दूं तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में आ जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। इस कोशिश में मैं अपनी सेहत गंवा सकता हूं। मेरे दोस्त और परिवार वाले कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो, और मेरी आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति मुझसे मदद की उम्मीद करेगा। मुझे लूटा जा सकता है। मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इतने सारे पैसे का प्रबंधन करना होगा। मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा। मेरी टैक्स की रणनीतियों और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी और मुझे महंगे अकाउंटेंट्स तथा वकीलों को फीस देनी पड़ेगी। उफ, कितनी मुसीबत का काम है। और सूची इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल लोगों की फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज्यादा पैसे का मतलब है जिंदगी में ज्यादा मजा, लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ, लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मजा है। एक हिस्सा कहता है, मैं दुनिया भर की सैर करूंगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ, और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे कारण है जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीजों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता है कि आप चाहते क्या हैं। 1 मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए यह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपको कहते सुनता है, अमीर लोग लालची होते